हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ और आपको धन्यवाद। आज हम लोग 1000 यूट्यूब फैमिली हो चुके हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज मैंने बोला था ग्रुप में भी कुछ ग्रुप बने हुए हैं, उसमें भी बोला था कि आज हम एस्टेट का करवाएंगे क्लास। तो ये देखिए 2023 का है, क्योंकि बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम है अभी पास में ही। तो ये देखिए 2013/9/2023 को एग्ज़ाम हुआ था एस्टेट का, तो उसका हम लोग करने जा रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। तो बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि बार बार बहुत लोगों का फ़ोन आता है। जैसे एक नाम क्या है, तो उसका बार बार फ़ोन आता है, दीदी बता दीजिए कैसे एग्ज़ाम आए, मतलब कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो देखिए बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही आएगा और बस रिवाइज़ करते रहिए। और ये प्रीवियस ईयर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है, वो क्या पूछता है। और आपको सिर्फ 75 नंबर पाने हैं, पास होना है। इसमें कोई ऐसा तो है ही नहीं कि आपको ज़्यादा नंबर पाना है तो आप पास होंगे, कट ऑफ आपका बनेगा। तो आप बहुत ज़्यादा हैरान परेशान न होइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि पौष्टिक कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ते वाले खाद्य पदार्थ हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये देख लीजिए, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे, मतलब आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। शिफ्ट फर्स्ट का है ये। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पौष्टिक कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ते वाले खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन ए है दालें, ऑप्शन बी है अनाज, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही होगा कि पौष्टिक कार्बोहाइड्रेट युक्त कार्बोहाइड्रेट युक्त जो खाद्य पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जैसे अनाज हो गया, तो वो उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। तो दालें में क्या पाया जाता है, दाल में तो प्रोटीन पाया जाता है। तो आप क्या करेंगे, अनाज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर को अवॉइड करिएगा, अगर आंसर दिख रहा है तो परेशान नहीं होइएगा। दूध से निर्मित पदार्थ हैं। दूध से निर्मित कौन कौन से पदार्थ होते हैं आपको पता ही होगा। ऑप्शन देखिए, मक्खन, ऑप्शन बी है फ्लेवोनाइड, ऑप्शन सी है कैरोटीन, ऑप्शन डी है गुड़। तो जो मक्खन है वो दूध से निर्मित है ना, आपको पता ही होगा। कैरोटीन पाया जाता है गाजर में या पीले पदार्थों में, ठीक है। तो दूध से निर्मित कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं ये भी जान लीजिए कि मक्खन हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया। ये सब किससे, तो दूध से निर्मित युक्त खाद्य पदार्थ हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भोजन के तत्व अवयव जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में सहायता करता है। कौन से ऐसे भोजन के तत्व हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सहायता करता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है विटामिन्स। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये लोग ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा के साथ साथ सबका अलग अलग रोल है कि ये देखिए, वसा ताप नियंत्रित करता है, ये ऊर्जा देता है। ऊर्जा तो तीनों देते हैं, लेकिन प्रोटीन वृद्धि और विकास के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जो रोगों से लड़ने के लिए सहायता करता है वो हमारा विटामिन करता है। तो विटामिन करेंगे, ठीक है। प्रोटीन से कितना कैलोरी मिलता है, तो 4, वसा से 9 और कार्बोहाइड्रेट से 4। सबसे ज़्यादा कैलोरी वसा से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति है, ये वनस्पति स्रोत से उत्पन्न होने वाला प्रोटीन है। तो ऑप्शन ए है सोयाबीन, ऑप्शन बी है चीज, ऑप्शन सी है दूध, ऑप्शन डी है अंडा। तो वनस्पति स्रोत बोला है, तो जो चीज है वो दूध, अंडा, ये सभी जो है वनस्पति तो है नहीं। तो सोयाबीन जो है वो वनस्पति प्रोटीन है, तो वनस्पति इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वातावरण में वायुजीवी जीवाणु करते हैं, क्या करते हैं, जो वायुजीवी जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी।
6 देखते हैं, भोजन विषाक्त होने के कारण है। भोजन मतलब विषाक्त किस कारण हो जाते हैं? ऑप्शन ए है कम पका हुआ भोजन के कारण, या संक्रमित रसोई के कारण, या पके भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। अगर कम पका हुआ भोजन है तो भी विषाक्त हो जाता है, संक्रमित अगर रसोई है तो भी, और पके भोज्य पदार्थों को अगर हम लोग देखते ही हैं कि लंबे समय तक रखते हैं तो वो उसमें विषाक्तता उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी, अंडे का वह भाग जिसमें जोहा पाया जाता है। तो ये देखिए जोहा का मतलब कि लोहा पाया जाता है, ये गलत टाइपिंग हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जोहा नहीं है, ये लोहा है, मतलब आयरन पाया जाता है। तो अंडे की जर्दी में, अंडे की सफेदी में, अंडे के छिलका में, इनमें से कोई नहीं। तो अंडे की जर्दी में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ठीक है, लोहा पाया जाता है। आप लोग अंडा जरूर पढ़ लीजिएगा, किसी भी एग्जाम के लिए से कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट रहता ही रहता है, तो आप लोग अंडे को एक बार पढ़ लीजिएगा। टोकोफेरॉल है, टोकोफेरॉल क्या है? ये देखिए साइंटिफिक नेम दिया गया है टोकोफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B4, विटामिन सी। तो विटामिन ई जो है, ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई है, टोकोफेरॉल है। ठीक है, विटामिन के का क्या होता है? आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। निम्नलिखित को छोड़कर, 9 का देखिए, निम्नलिखित को छोड़कर सभी को आहार में शामिल करना चाहिए। तो किसको छोड़ के सभी को आहार में शामिल करना चाहिए? संतृप्त एवं ट्रांस वसा। ऑप्शन बी है रेशे, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है चीनी एवं नमक। तो चीनी एवं नमक कहा जाता है ना कि कम, आज से थोड़ा कम, आपने सुना भी होगा, आज से थोड़ा कम कैंपेन चल रहा है राजकुमार राव जी के द्वारा। तो चीनी और नमक को छोड़कर सभी आहार में शामिल कर, ऐसा नहीं है कि सभी चीनी और नमक को आप छोड़ देंगे तो आप संतुलित भोजन लेंगे, ऐसा नहीं है। बिना नमक और बिना चीनी के भी नहीं चलेगा, बट ये है कि थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में लेना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा चीनी और नमक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 10वां, कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग और अवधारणा के लिए जरूरी है। कैल्शियम और फास्फोरस के लिए, तो ये तो देखिए क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि कैल्शियम और फास्फोरस जो होते हैं वो एक तरीके से मित्र होते हैं किसके? विटामिन डी के। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। अब अगर आपको देखिए एग्जाम में ये करा करिए ना, जैसे कि आप अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इसका आंसर हमें आ रहा है, तो आप जो आपको पता है कि आप क्वेश्चन कोई कर रहा है, आपको डायरेक्ट आंसर पता है, तो आप उसी आंसर को देख लिया करिए कि ये है क्या आंसर में। अगर आंसर में है तो आप टिक करिए, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन देता है लेकिन जो हम आंसर जानते हैं वो नहीं देता है, बल्कि दूसरा कोई ऑप्शन दे देता है, तो इसके लिए आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की प्रक्रियाओं का योग जो 3 ऊर्जा पोषक तत्वों से हमारे भोजन की ऊर्जा को बदलता है, तो क्या कहलाता है? तो ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति के जल की आवश्यकता निर्भर करती है। एक व्यक्ति के जल की आवश्यकता मतलब वाटर की आवश्यकता किस पे निर्भर करेगी? तो जलवायु पे, क्रियाकलाप पे, खान पान की आदत पे, इन सभी पर। तो इन सभी पे करेगी। आपका जलवायु कैसा है? अगर राजस्थान में जैसे आप रह रहे हैं तो वहाँ का जलवायु गर्म है। ठीक है, क्रियाकलाप आप कौन सा कार्य कर रहे हैं कि जिसमें जल की आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़ रही है, खान पान की आदत आपकी कैसी है, वो सभी पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा रोग लौह तत्व की कमी से होता है? तो ये सबको पता है कि एनीमिया से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन किसमें संग्रहित होता है? तो ये आपको पता ही है कि यकृत और मांसपेशियों में। यहाँ अलग अलग दिया है तो ये नहीं कि यकृत पता है तो यकृत में लगा दे, आपको ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं जिससे आंसर को आपको सटीक आंसर कौन सा है ये पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवधि क्या कहलाती है? बताइए।
बच्चे के जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवधि क्या कहलाती है? तो ये शिशु अवस्था कहलाता है। ठीक है। नवजात अवस्था, नवजात अवस्था किसे कहा जाता है? 2 प्रकार के नवजात अवस्था होते हैं ना, एक पार्टूनेट, एक नियोनेट। पार्टूनेट क्या होता है? जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के 30 मिनट, अगर आपको कभी नहीं याद हो रहा है तो आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे पार्टूनेट है ना, ये पार्टूनेट, तो ट आ रहा है ना, ट इधर, और जब आप मिनट बोलेंगे तो भी ट आ रहा है लास्ट में, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि कभी कभी नहीं सॉरी, ये तो यही है। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं पार्टूनेट, तो आपको याद हो जाएगा। और नियोनेट जो होता है वो कब तक होता है? तो जन्म से लेके 30 दिन तक, मतलब 1 माह तक। कभी कहीं कहीं 15 से 30 दिन तक लिखा जाता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि जन्म से लेके जो 30 दिन तक होता है वो नियोनेट रहता है। और पार्टूनेट आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जैसे बच्चा जन्म लेता है तो मतलब वो और उसकी माँ दोनों को अलग कर दिया जाता है, मतलब पार्ट में कर दिया जाता है। तो पार्टूनेट मतलब 30 मिनट की अवस्था और नियोनेट 30 दिन की अवस्था। ठीक है, चलिए आपको याद हो गया होगा। और जन्म से 2 सप्ताह को शैशवावस्था किसने कहा है? तो ये हरलॉक ने कहा है, ये भी आता है तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य पुरुष या महिला कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं। सॉरी, थोड़ा कॉल आ गया था सिस्टर का। चलिए फिर देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कि सामान्य पुरुष या महिला कोशिका में क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर कोई सामान्य महिला है तो उस महिला या पुरुष है तो उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो ये बताना है। ऑप्शन ए है 47, ऑप्शन बी है 46, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तो हम सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर होता है 46। लेकिन देखिए 46, लेकिन बिहार वालों ने 47 माना है। बाद में ये जब क्लेम किया गया था तो सही कर दिया गया था, तो आप लोग इसको 27 नहीं लगाइएगा, इसको 46 करिएगा। ठीक है। किसी भी पुरुष या महिला में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए कि जोड़ी में कितनी होती हैं तो 23 जोड़ियाँ होती हैं। ठीक है। और उसमें से इसको डिवाइड किया जाता है 22 जोड़ी जो होती हैं, 22 जोड़ी, और ये मतलब 22 जोड़ी और एक जोड़ी 23 जोड़ी। तो ये लिंग निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र होता है ये होता है जो एक जोड़ी होता है इधर ना। अगर XX है तो क्या होगा? अगर XX क्रोमोसोम्स है हमारे अंदर तो हम बालिका हैं। ठीक है। हमारे अंदर कौन से क्रोमोसोम्स हैं लिंगीय? तो XX हैं। अगर लड़का है तो उसमें XY होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नवजात के लिए कौन सा आहार प्राकृतिक माना जाता है? ऑप्शन ए है फार्मूला दूध, ऑप्शन बी है माँ का दूध, गाय का दूध, इनमें से कोई नहीं। तो माँ का दूध पता ही है कि ये प्राकृतिक आहार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पहला वैक्सीन माँ को गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है? BCG, टिटनेस, चेचक, टाइफाइड। तो चेचक का दिया जाता है। वैक्सीन माँ को गर्भाशय के दौरान दिया जाता है तो ये टिटनेस का टीका दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब क्वेश्चन मतलब आंसर किया गया था बाद में सही। डिलीवरी में 19 नंबर का, डिलीवरी में फॉरसेप की मदद से बच्चे का सिर बाहर निकाला जाता है। ठीक है। डिलीवरी के टाइप हम लोगों ने पढ़ा है ना, 9 टाइप का होता है। तो उसमें से डिलीवरी में फॉरसेप की मदद से बच्चे का सिर बाहर निकाला जाता है, मतलब किस उपकरण की मदद से? कैंची के, चाकू से, फॉरसेप से, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए
फिर गलत आंसर दिया, ये फॉरसेप की मदद से निकाला जाता है। मतलब फॉरसेप डिलीवरी में पूछ रहा है कि किस डिलीवरी में फॉरसेप की मदद से बच्चे का सिर बाहर निकाला जाता है, तो फॉरसेप की ही मदद से निकाला जाता है। ये सब छोटे छोटे चीज़ हैं जो कि ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए, विकास पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास जो होता है वो निश्चित अनुसरण करता है पैटर्न का, या विभिन्न या अनिश्चित। तो विकास एक निश्चित पैटर्न में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डेवलपमेंट से विकास और वृद्धि से क्वेश्चन पक्का आता है, कोई भी एग्जाम हो जरूर आएगा, तो विकास और वृद्धि जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशुओं की रक्षा करता है? BCG, DPT, ATS, TAB। तो BCG का टीका नहीं करता है, पहला जो टीका लगता है वो BCG का ही लगता है, जन्म के पश्चात DPT का जो टीका है वो शिशुओं को 3 रोगों से रक्षा करता है। अब आप लोग बताइएगा कि DPT का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए हम बता देते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और ट्यूबरकुलोसिस। आप लोग ध्यान रखिएगा। ये DPT का जो होता है ना कि ट्यूबरकुलोसिस थोड़ी होता है। DPT का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनिस। ये 3 रोगों का जो टीका है वो शिशुओं को रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थूल क्रियात्मक। अगर मैं कुछ ऐसे बोल दे रही हूँ ना, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है तो उसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्थूल क्रियात्मक कौशल क्या है? ऑप्शन ए है शरीर के बड़े मांसपेशियों का गतिविधि होना, शरीर के बड़े मांसपेशियों का गतिविधि होना, गतिशील होना, और ये गतिविधियाँ कहा है। ऑप्शन सी है छोटी मांसपेशियों और दृष्टि के समन्वय से जुड़ी गतिविधियाँ। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि शरीर के बड़े मांसपेशियों का गतिशील होना क्या कहलाता है? स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाता है। अगर यही क्वेश्चन चेंज कर दिया कि सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल क्या है, यहाँ स्थूल की जगह अगर सूक्ष्म लिख दिया तो क्या हम लोग पढ़ेंगे कि ये शरीर के छोटे मांसपेशियों का गतिशील होना। क्रियात्मक कौशल 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल, ठीक है। जिसमें हमारे शरीर की बड़े मांसपेशियां गतिशील होती हैं वो स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाता है, और जिसमें छोटी मांसपेशियां गतिशील होती हैं वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल कहलाता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है? ऑप्शन ए है व्यायाम, बी है स्वच्छता, ऑप्शन सी है पोषण, ऑप्शन डी है निंदा। देखिए इसमें नींद माना है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको आयोग ने फिर चेंज किया था, पोषण मान लिया था। अब यही देखिए जो आंसर की बाद में जो क्लेम होने के बाद आया था, रिवाइज्ड आंसर की आई थी, नहीं देखे थे लोग, तो जब BPSC अभी ये वाला स्टेट 2 जो हुआ था 4 पॉइंट वाला, उसमें फिर यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, सब यही लगा के आ गए थे, और इस बार मान लिया था पोषण आयोग ने, BPSC ने। तो इसको ध्यान रखिएगा कि बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक किसका है? पोषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के प्रथम दुग्ध स्त्राव में पाया जाता है, तो सबको पता है कि कोलेस्ट्रम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है? तो आपने पढ़ा ही होगा, इंद्रपेशी अवस्था होती है। और दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा स्थूल संक्रियात्मक, और चौथा औपचारिक। ये कब से रहता है? तो 0 से लेकर 2 वर्ष, ये 2 से 7 वर्ष, ये 7 से 12, ये 12 से 15, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा, ये सब ऐसे क्वेश्चन है कि आएगा ही। अब सोचिए संज्ञानात्मक से फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा कि संज्ञानात्मक विकास किसने प्रतिपादित किया? तो जीन पियाजे ने किया।
नेक्स्ट, किस हार्मोन्स की कमी से मधुमेह संबंधी रोग होता है? तो सबको पता है कि इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन जो कि बीटा कोशिकाओं से निकलता है, अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ध्यान रखने वाले। निम्न में से कौन सी वैश्विक पोषण समस्या अत्यधिक प्रचलित है, बताना है। तो ऑप्शन विटामिन ए की कमी, बी की कमी या दोनों? तो दोनों। आपने अधिकतर देखा होगा विटामिन ए की कमी और मोटापा, जो कि वैश्विक समस्या एक बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की रोग से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिकारक, इनोकुलेशन, रोग विरोधी क्षमता, उपचार। तो रोग विरोधी क्षमता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु के स्तनत्याग आहार की सही उम्र क्या है? तो ये हम लोगों को पता है कि 6 महीना है। 6 महीने के बाद स्तन त्यागने की जो क्रिया है वो करवाई जाती है, मतलब छुड़ाया जाता है, वीनिंग फोड़ दिया जाता है एक तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई सी आहार मूल्यांकन की एक विधि है? कौन सी आहार मूल्यांकन की एक विधि है? तो खाद्य आवृत्ति, आंकड़ों का विश्लेषण, दोनों या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है खाद्य आवृत्ति प्रश्नावली। नेक्स्ट, भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? भारत में मातृ मृत्यु दर होने का अधिक कारण क्या है? ऑप्शन ए है अस्वस्थता, ऑप्शन बी है कुपोषण, ऑप्शन सी उपेक्षा, इनमें से सभी। तो ये सभी हैं। नेक्स्ट देखिए, सामान्य पीईएम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है क्वाशियोरकर, मरासमस, दोनों, ए और बी दोनों, और डी एनीमिया। अब ये देखिए माना है ए और बी दोनों, वैसे कहते हैं हम लोग ना, क्वाशियोरकर प्रोटीन की कमी से होता है और मैरास्मस प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी से होता है। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान से देख लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस अंग से संबंधित है, किस अंग से? हेपेटाइटिस रोग है ना, वो किस अंग से संबंधित है? तो हमको पता है हम लोगों को कि लीवर मतलब यकृत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक वसा युक्त भोजन से होता है, क्या होता है? मोटापा हो जाता है, पाचन गड़बड़ी हो जाता है और एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो ये सभी होता है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोगी को हम प्रोटीन की निम्न मात्रा वाला भोजन परोसेंगे, मतलब निम्न प्रोटीन किसे देंगे? जिन्हें लंबे समय से किडनी संबंधी रोग है, गठिया हो, कब्ज हो, कोई नहीं? बताइए। तो एक ही क्वेश्चन देना है, मतलब देखना है तो इसका राइट होगा जिन्हें लंबे समय से किडनी संबंधी समस्या है, उन्हें थोड़ा प्रोटीन की कमी करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापा की परेशानियां होती हैं शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, इनमें से सभी। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी अगर मोटापा से ग्रसित व्यक्ति है तो उसको शारीरिक मतलब शरीर में तो परेशानी होगी ही, सामाजिकता में भी परेशानी होता है। कभी कभी कुछ लोग चिढ़ा देते हैं, परेशान करते हैं, तो उसे टेंशन भी हो जाता है कि मैं ऐसे क्यों हूँ ना। तो बहुत सारी ऐसे मानसिक स्थिति भी देखने को मिलती है मोटापा से। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैप्टिक अल्सर पाए जाते हैं ग्रहणी में, घेंगा, अमाशय। तो इनमें सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षय रोग में आहार दिए जाते हैं, क्षय रोग में आहार दिए जाते हैं मतलब टीबी में कौन से आहार दिए जाते हैं? मान लीजिए टीबी किसी को हुआ है तो उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च ऊर्जा युक्त, या फिर दोनों दिया जाता है। तो उच्च प्रोटीन और उच्च ऊर्जा दिया जाएगा अगर किसी को टीबी की बीमारी है तो। अल्पभार किसे कहते हैं? तो अल्पभार देखिए है क्या है, सामाजिक समस्या है, कुपोषण है, तत्कालिक स्वास्थ्य समस्या है, इनमें से सभी। तो इसका राइट होगा इनमें से सभी अल्पभार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कभी। अब देखिए
मतलब स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित आप लोगों को जरूर पढ़ा है न्यूट्रिशन साइंस से। एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ जा रहे हैं। इनमें से कौन मानवीय संसाधन का उदाहरण है? अब संसाधन के पारिवारिक वैसे संसाधन तो मतलब कई प्रकार के होते हैं ना, जैसे नवीकरणीय हो गए, अनवीकरणीय हो गए, 2 टाइप के। लेकिन अगर पारिवारिक संसाधन या पूछ रहा है तो पारिवारिक संसाधन तो 2 प्रकार के, मानवीय एवं अमानवीय होगा ना। मानवीय में कौन कौन से आते हैं? देखिए, मानवीय पूछा है तो बुद्धि, कुशलता, रुचि, इनमें से सभी। देखिए बुद्धिमत्ता, अब ये भी मतलब क्लेम किया गया था, ये भी क्वेश्चन। तो कुशलता बस मानवीय संसाधन थोड़ी है, इसमें से बुद्धिमत्ता, कुशलता, रुचि, ये चारों हैं। ठीक है, तो मानवीय में जो संसाधन आते हैं तो जो अमूर्त चीजें हैं ना, जिसे हम सोच पाते हैं, वही चीज मानवीय संसाधन में आते हैं। जैसे बुद्धिमत्ता हो गया, कुशलता हो गया, रुचि हो गया, हमारी ईमानदारी हो गई, हमारी अभिवृत्ति क्या है, मतलब एप्टीट्यूड क्या है, हमारा मूल्य क्या है ना, हमारा लक्ष्य क्या है, ये सभी किस में आएंगे? तो मानवीय में आएंगे। और अमानवीय में जैसे हम आपको चौक से, बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी? अमानवीय में। जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई दे रही हैं वो चीज़ें अमानवीय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन में मिक्सी इस्तेमाल करना किस परिवर्तन समूह के अंतर्गत आता है? तो किचन में मिक्सी इस्तेमाल करना कच्चे माल में परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ये सब कार्य सरलीकरण के क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान रखिएगा कि मार्विल मुंडेल ने क्या बोला है, उसके बाद ग्रासम क्रेंडल ने क्या कहा है, सब कुछ। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं का खाका तैयार करना क्या कहलाता है? तो वह योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी चीज जो हमारी जरूरत और आवश्यकता को पूरी करती है वह क्या कहलाता है? कोई भी चीज जो हमारी जरूरत और आवश्यकता को पूरी करता है वह अमानवीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य सरलीकरण तकनीक तरह का होता है? कार्य सरलीकरण कितने तरीके का होता है? तो 2 तरीके का। कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक को पेन एवं पेंसिल विधि भी कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, इनमें से कौन गृहिणी के प्रबंधन से संबंधित जवाबदेही है? ऑप्शन ए है घर को खुशहाल और आरामदायक बनाना, बी है वित्तीय सुरक्षा के लिए योजना बनाना और कार्य करना, परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य को बनाए रखना, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी है गृहिणी के प्रबंधन से संबंधित जवाबदेही। प्रबंध का जड़ किसे माना जाता है? तो देखिए इसमें गलत टाइपिंग किया गया, निर्माण लेना नहीं, निर्णय लेना। सोचिए बिहार क्या कर रहा है, मतलब एक पेपर नहीं सेट कर पा रहा है अच्छे से, क्या ही करेगा, निर्णय लेना। तो आप लोग अगर इसमें से ऐसा आपको लग रहा हो कि मैंने जो आंसर बताया है इसमें से कुछ गलत है अगर एक आध भी, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे ये आंसर की आयोग के द्वारा ही दिया गया है, लेकिन इसमें जो भी मतलब रिवाइज आंसर की आई थी, जो मुझे ध्यान आ रहा है मैं उसको सही करवाए जा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा। ठीक है, हमेशा कभी भी कोई भी पढ़ाए, कोई भी आपको मतलब पूरा 100% विश्वास हो कि ये गलत नहीं पढ़ा सकता, तो भी आप अपने अकॉर्डिंग जाके, अपने स्तर पे जाके उसको देख के सही करके तभी टिक लगाया करिए।
चाहे जो हो, क्योंकि गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। जो पेपर बनाया है, सोचिए पेपर बनाने वाले कितना गलत किए हैं। उन लोगों को तो पैसा भी मिलता है, उन लोगों को भाई एक्सपीरियंस व्यक्ति में रहते हैं। एक अच्छा गलती मतलब एक मात्रा गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी गलतियाँ रहती है, तो ये नहीं समझिएगा कि ये व्यक्ति बताया तो एकदम सही बताया है। तो ध्यान रखिएगा। और मैं हमेशा कहूँगी कि मैं भी अगर कोई चीज़ करवा रही हूँ तो आप अपने स्तर से जाके उसको चेक करिए, दूसरे से पूछिए, कहीं से पूछिए ज़रूर। ये नहीं कि ये मैम गलत पढ़ा रही हैं, सही पढ़ा रही हैं, हो सकता है बाई मिस्टेक गलत हो गया होगा, तो आप अपने हिसाब से सही कर लीजिए। चलिए 48 का क्वेश्चन है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? मासिक, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, मौद्रिक आय। तो हमें ब्याज और लाभांश में क्या मिलता है? मौद्रिक मिलता है ना, मौद्रिक रूप में आय मिलता है, पैसा मिलता है, प्रत्यक्ष रूप से धन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है? बगीचे की सज्जा, छत की सज्जा, आसपास की सज्जा, कमरे की सज्जा। तो कमरे की हमारी जो सज्जा है वो आंतरिक सजावट का एक क्षेत्र है। 50 क्वेश्चन 50वां, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व बचत दिवस मनाया जाता है? तो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज अभी यहीं तक क्वेश्चन होगा, फिर और 100 क्वेश्चन है तो हम करवा देंगे। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि सही रहा कि नहीं, कैसा रहा कैसा नहीं। और आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को धन्यवाद, आप लोग ने इतना सम्मान दिया और साथ दिया। 1K हो गए हैं, अब आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। टाइम नहीं मिलता है बहुत ज़्यादा, इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा बना नहीं पाते हैं, फिर भी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए कुछ किया जाए। ओके, फिर मिलते हैं, चलिए धन्यवाद। स्पीड में करके देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी, बहुत टाइम नहीं लगाइएगा। ओके, ठीक है।